हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 11 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर चल रहा था समुच्चय यानी सेट्स। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा था, जाना था कि क्या होती हैं। अब उसी के आधार पे बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चले स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपको क्या बताना है, ये देखिए। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें आपको ये बताना है कि समुच्चय यानी कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं। ये कैसे पता लगेगा आपको? ये पता लगेगा बच्चों, एक वर्ड होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड जिसे बोलते हैं, यानी सुप्रभाषित। ठीक है, तो जो चीज सुप्रभाषित होगी, वेल डिफाइंड होगी, उसको हम सेट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, और जो नहीं होगी, जो वेल डिफाइंड नहीं होगी, उसको हम सेट्स की कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। तो पहला पार्ट देखिए, जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब आप मुझे ये बताइए कि जे से शुरू होने वाले कौन से मंथ होते हैं, कौन से महीने होते हैं। किस किस को पता है ये बात कि जे से शुरू होने वाले कौन से महीने हैं? तो देखिए, जे से शुरू होने वाला सबसे पहला मंथ है जनवरी। कौन सा है? जनवरी। उसके बाद कौन सा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आता है। फिर बाकी बीच में और कोई मंथ नहीं आता। फिर उसके बाद कौन सा आता है? जून के बाद आता है जुलाई। ठीक है, और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कोई जैसे शुरू नहीं होता। तो मैं देख पा रहा हूं 12 में से सिर्फ 3 मंथ ऐसे हैं जो जैसे शुरू हो रहे हैं। तो ये 3 ही रहेंगे हमेशा, चेंज तो नहीं हो सकते ना, 3 से कम या ज्यादा भी नहीं हो सकते। हर किसी के अकॉर्डिंग ये 3 मंथ ही रहेंगे, 3 महीने ही रहेंगे जो जैसे शुरू हो रहे हैं। आपके हिसाब से भी, मेरे हिसाब से भी, आप कहीं पे जाके पूछ लो, कहीं पे जाके देख लो, ये 3 महीने ही जैसे शुरू होंगे। तो इसे बोलते हैं बच्चों वेल डिफाइंड यानी सुप्रभाषित सेट। तो ये हो गया आपका सुप्रभाषित सेट। इसीलिए ये क्या हो गया? ये समुच्चय है, सेट है। ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, सुप्रभाषित है। सुप्रभाषित यानी वेल डिफाइंड। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसे तो सारे ही सेट्स वेल डिफाइंड होते होंगे, सभी चीजें वेल डिफाइंड होती होंगी, तो ये क्वेश्चन क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ऐसी भी चीजें हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होती। हर किसी के अकॉर्डिंग उनका वो चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की ही बात करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह बोला गया है इसमें। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि आपके हिसाब से सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक 10 लेखक कौन से हो सकते हैं? ठीक है, मान लीजिए कि मेरे हिसाब से है, एक लेखक का नाम बताता हूं, अरुंधति रॉय। ठीक है, वो हो सकता है कि मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है वो। ठीक है, प्रतिभाशाली लेखक है। लेकिन हो सकता है आपके हिसाब से वो ना हो, मतलब आपके जो टॉप 10 आते हैं, टॉप 10 लेखक आते हैं, उनमें वो ना हो। ठीक है, तो ये देखिए कि मेरे हिसाब से जो प्रतिभाशाली लेखक हो गए वो अलग हो गए। ठीक है, आपके हिसाब से वो अलग हो गए, तो दोनों के हिसाब से अलग हो गए। तो ये एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है। ठीक है, आप किसी थर्ड पर्सन से, तीसरे पर्सन से पूछोगे तो उसके हिसाब से ये लेखकों की संख्या, सूची अलग हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए किसी के लिए जो विक्रम सेठ हैं वो हो सकते हैं
अच्छे लेखक, या किसी के लिए आर के नारायण हो सकते हैं, किसी के लिए अनीता देसाई हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारे लेखक हैं। तो हर किसी की कैटेगरी में, सूची में अलग अलग लेखकों के नाम आ सकते हैं। इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड अगर नहीं है तो ये क्या सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, ये चीज आप समझो, डिफाइंड, इसीलिए ये समुच्चय नहीं है। आप लिखेंगे ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है, ये चीज आप लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके आधार पे। अब आपको समझ में आ गया कि कौन से वेल डिफाइंड होते हैं और कौन सी चीज वेल डिफाइंड नहीं हो सकती। अब देखिए थर्ड पार्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब फिर से वही चीज आ गई कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, आप किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है, और मैं किसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं ये मेरे ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम दोनों को कोई ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे 10 बल्लेबाज हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ मानना पड़ेगा, ऐसे 11 बल्लेबाज जरूरी नहीं है हम दोनों के अकॉर्डिंग वो सेम हो, अलग भी हो सकते हैं। इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है बच्चों, इसीलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, ये सेट नहीं है, इसको भी नो बोल देंगे, ये भी सेट नहीं है। अब देखिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब सोचिए आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, क्या आप गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे आपकी 11वीं कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो 30 ही होंगे, सबके आप नाम भी पता कर सकते हैं। तो जब तक कोई नया एडमिशन नहीं होता या फिर कोई छोड़ के नहीं जाता तो 30 ही तो रहेंगे। वेल डिफाइंड है वो सेट, क्योंकि हर किसी के लिए 30 रहेंगे, मैं गिनूंगा तो भी 30 ही बच्चे रहेंगे, आप गिनोगे तो भी 30 ही रहेंगे, और कोई थर्ड पर्सन गिनेगा तो भी 30 बच्चे ही रहेंगे। तो ये सेट क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है, सभी बालकों का संग्रह, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक सेट है, समुच्चय है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये सेट है, ठीक है। अब अगला देखिए 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृत संख्या कौन सी हो जाती है, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 और कहां तक चलते जाना है, यहाँ बोला गया है बच्चों 100 से कम यानी 99 तक। तो आप गिन सकते हैं ना 1 से 99 तक, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड सेट है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये सेट है, ठीक है। फिर इसी तरह बच्चों आगे के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो आप खुद कर सकते हैं, अपने आप उनको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह होंगे, आपको बताना है कि कौन से वेल डिफाइंड हैं। जो वेल डिफाइंड संग्रह होंगे, जो सुप्रभाषित होंगे, उनको तो आप सेट बोल देंगे, और जो नहीं होंगे, हर किसी के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, उनको आप नहीं बोलेंगे। बस इतना ही आप ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक सेट है ए, जिसके एलिमेंट्स क्या है, अवयव क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये क्या चीज है बच्चों, ये भी हमने किया था, क्या बोलते हैं इसको, क्या होता है, जरा बताइए मुझे कि ये क्या चीज होती है। एक बारी इसी को रिवाइज किया जाए, इसी के बारे में जाना जाए। तो किसको पता है ये चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था इसको बोलते हैं एप्सिलन। क्या बोलते हैं, एप्सिलन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ बच्चों, वो हम क्वेश्चन की मदद से भी समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया गया है इसकी मदद से भी आपको समझ में आएगा, और अगर आपने पहले मैंने करवाया है, अगर तब से आता है तो वेरी गुड, आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। अब देखिए एप्सिलन बिलोंग्स टू, ठीक है। अब एक चीज आती है, अगर हम इसको काट देते हैं, अगर हम इसको काट देते हैं
तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब बताइए मुझे। अगर मैंने ये काट के लिख दिया तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बच्चों ये बिलोंग नहीं करता इस चीज को, ठीक है। तो बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अब हमें यही चीज भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेट दिया गया है, अब बताना है ये सेट का नाम क्या है। ए है इस सेट का नाम, और ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, इसके एलिमेंट अवयव हैं। तो जो अवयव 5 है, क्या ये सेट ए को बिलोंग करता है या नहीं करता, ये आपको बताना है। तो बच्चों ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू का मतलब हुआ कि क्या ये 5 समुच्चय ए का अवयव है या नहीं है। तो अगर है तो आप ये एप्सिलॉन लिख सकते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन, कि ये बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अवयव है। तो जैसे 5 समुच्चय ए का अवयव है, बिल्कुल है, देखिए 5 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने टिक किया है इसके ऊपर, ये समुच्चय ए का अवयव है, यानी कि 5 बिलोंग्स टू ए, हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि 5 समुच्चय ए का अवयव है। इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाने जा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन का सिंबल लगा देंगे। और इसको कैसे बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे 5 क्या है, समुच्चय ए का अवयव है, या फिर 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अब अगला वाला देखिए 8 है, ठीक है। क्या आपको इन एलिमेंट्स में कोई 8 दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। जो एलिमेंट 8 है वो सेट ए का तो नहीं है भाई, हमें नहीं पता किसका है, कौन से सेट का एलिमेंट है, पर ए का नहीं है, बस इसी से मतलब रखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे सेट ए की बात हो रही है हर पार्ट में। अब देखिए क्या 0 सेट ए का एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं है भाई, हमें सिर्फ सेट ए से मतलब है। तो अगर नहीं होगा तो हम ये एप्सिलॉन बना के इसको काट देंगे। अब फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्या कहता है बच्चों, ये भी बोलता है क्या 4 ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लगा देंगे। क्या 2 ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है। और क्या 10 ए का एलिमेंट है, नहीं है, क्योंकि 10 तो यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है इसके एलिमेंट्स में। तो इस तरह से आप बच्चों इनको कर सकते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सामने इस तरह से हल करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, उससे पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बारी कि एप्सिलॉन क्या होता है, किस तरह से हम किस प्रकार से उसको यूज करते हैं। अब अगला बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये नीचे दिए गए समुच्चय कौन से रूप में है, पहले तो ये बताइए आप मुझे कि ये कौन से रूप में है जिनको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो जो ये समुच्चय दिए गए हैं ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहे होंगे। कौन सी फॉर्म में है ये, सेट बिल्डर फॉर्म में, और इनको लिखना है रोस्टर रूप में। सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप, वो भी आपने पता किया था क्या होता है, और रोस्टर रूप भी पता किया था क्या होता है। अब ये चीज आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है, लिखना किस में है, रोस्टर रूप में। बच्चों कैसे पता लगा हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेट बिल्डर फॉर्म की, कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और हम क्या बोलते हैं उसको रोस्टर रूप में कैसे बदल सकते हैं, ये भी हमने एग्जाम्पल की मदद से सीखा था। तो अब हम इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे तो और इजीली आपको समझ में आने वाला है। अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन 7। तो बच्चों ये चीज है समझने वाली, कौन सी चीज, -3 छोटा है किससे, x से, और x छोटा है किससे, 7 से। तो जो x है, ठीक है, x क्या हो सकता है, x 3 से बड़ा होगा, -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा।
अब हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो -3 से बड़ी हों और 7 से छोटी हों। तो ऐसी संख्याएं कौन सी मिलेंगी आपको? ऐसी संख्याएं बच्चों मिलने वाली हैं आपको। -3 से बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो आपने देखिए सीखा होगा कि जो माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती जाए, -4 -3 से छोटा होगा, -5 -4 से छोटा होगा, और -2 है वो -3 से बड़ा होगा। मतलब जितना हम राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे नंबर लाइन पे, या फिर माइनस में जितनी छोटी संख्या होती जाएगी वो एक्चुअल में उतनी ही बड़ी होगी। तो -3 से बड़ा कौन सा होगा? -2 और -1, 0। अब 7 से छोटी जितनी भी है वो 7 तक सारी लिखनी है हमें। 1 2 3 4 5 और 6 ये है। तो हमने इसको सेट ए को लिख दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे सारा खेल इसी का है। अगर आप ये चीज समझ गए कि x क्या है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। क्या लिखा गया है? b = x इज सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या बोला गया? 6 से कम होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? x एक प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है ये तो आप ही बताएंगे। आप सबको पता है कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है और 6 से कम तो कौन सी होती है, सबको पता है। लिखो आप फटाफट, क्या होती है 6 से कम प्राकृत संख्या? 1 से हम शुरू कर देते हैं, 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे इसमें। हम 6 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बोल दिया गया है कि 6 से कम, मतलब 6 यहाँ पे नहीं आएगा। 6 से कम प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो हमने 1 से शुरू कर दिया और 5 तक लिख दिया, क्योंकि 6 इसमें नहीं आने वाला। अब सी पार्ट देखिए। x इज सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब आप 2 अंकों की ऐसी संख्याएं देखिए पहले जिनका योगफल 8 हो। तो चलिए देखते हैं किस किस को पता है ये चीज। एक मैं 17 लिख सकता हूं क्या? देखिए 1 + 7, हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए जिनका योगफल 8 हो, तो उसका 17 का एक अंक 1 है और दूसरा 7 है, तो 1 + 7 8 हो जाता है। योगफल 8 ही चाहिए, इसका आ रहा है। दूसरी क्या हो जाएगी? अगर मैं 26 लिखता हूं तो देखिए इसमें भी 2 + 6 8 हो जाता है। फिर उसके बाद क्या लिख सकता हूं? 35। अब तो पैटर्न पकड़ गए होंगे आप, तो फटाफट लिखिए, इसको पूरा कीजिए। क्या लिख सकते हैं? 35 भी लिख सकता हूं क्योंकि 3 + 5 8 होता है। उसके बाद में अगर 44 लिखूं तो 4 + 4 8 होता है। उसके बाद में क्या लिख सकता हूं बच्चों? 44 लिख दिया मैंने, 53 भी लिख सकता हूं मैं, और 62 भी लिख सकता हूं मैं, और 71 भी लिख सकता हूं मैं, और 80 भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी 2 अंकों की संख्या नहीं होती जिसका योगफल 8 हो। बस इन्हीं सभी संख्याओं का योगफल 8 होगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन ना आए कि ये क्यों नहीं लिखी, क्योंकि भाई ये 2 अंकों की नहीं, 1 अंक की संख्या हो गई। 0 अगर लेफ्ट की तरफ हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये 0 8 1 अंक की संख्या है और हमसे पूछी 2 अंकों की संख्या गई है, इसीलिए इस सेट में हम यही संख्याएं लिख पाएंगे। तो देखिए ये हम लिख रहे हैं, रोस्टर रूप लिख रहे हैं किसका? सेट बिल्डर फॉर्म का, या फिर समुच्चय निर्माण रूप का रोस्टर रूप लिख रहे हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या लिखा गया है? D = x इज सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। क्या बोला है? x इज सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो अब बताइए कि कौन सी संख्याएं 60 की क्या है? भाजक हैं, और वो अभाज्य संख्या भी होगी। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, जो 60 है उसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। इससे हमें पता लग जाएगी कि कौन सी संख्या है जिससे हम 60 को भाग कर सकते हैं। तो कौन सी संख्या है? 60 को 2 से भाग करेंगे,
30 आ जाएगा। इसको भी 2 से भाग करेंगे 15, को 3 से भाग करेंगे तो 5, और इसको 5 से भाग करेंगे तो 1। ठीक है, तो अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ये सारी अभाज्य संख्या आ गई अगर हम इसके गुणनफल निकाल दिए तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है। अब देखिए, एक चीज का और आपको अब ध्यान करना है, मैं याद दिलवा दूं कि आपने ये चीज भी सीखी थी कि जो भी रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कोई भी उसके एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करने, दोबारा नहीं लिखने। जैसे यहाँ पे 2 एक बारी आ गया है, लेकिन 2 बारी है हमारे पास, पर क्या है, कंडीशन है कि हम एक बारी लिखेंगे, एक एलिमेंट को 2 बारी नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है। इसीलिए मैं 2 को सिर्फ एक बारी लिख रहा हूं। उसके बाद ये 3 आ जाता है और फिर 5 आ गया। बस यही तो है, यही क्या है, अभाज्य संख्याएं जो 60 को भाग करती हैं। ठीक है, 60 की भाजक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट देखिए, इसका क्या बोला गया है। ई क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बारी ट्रिग्नोमेट्री लिख देता हूँ, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से हम इसको करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लिखें, ट्रिगोनोमेट्री को हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका हमें सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, क्या होना चाहिए कि शब्द के, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का क्या होगा, समुच्चय होगा। तो देखिए यहाँ पे सेट ई हो गया। ये एक चीज का यहाँ भी ध्यान रखना है आपको कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, दोबारा नहीं लिखना। तो हम टी से स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में क्या है, टी है, टी लिख दिया, फिर आर है तो आर लिख दिया, आई है तो आई लिख दिया, जी है तो जी लिख दिया, ओ को ओ लिख दिया, एन लिख दिया। इसके बाद देखिए बच्चों, यहां तक लिख दिया। एन के बाद ओ आ रहा है हमारे पास। क्या ओ रिपीट नहीं हो रहा है, ओ पहले लिख चुके हैं हम, तो ये ओ रिपीट हो रहा है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। फिर एम है तो एम लिखेंगे, फिर ई है तो ई लिख देंगे। अब देखिए दोबारा से टी आ रहा है, क्या ये स्किप नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद आर है, क्या आर भी रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। देखिए आर यहाँ पे आ चुका है, इसलिए दोबारा है, इसको स्किप कर देंगे। वाई पहली बार आ रहा है तो वाई को हम यहाँ पे लिख देंगे। एक एलिमेंट 2 बारी नहीं लिखना, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इसीलिए था आपके लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट इसका देखिए, क्या बोला गया है कि एफ क्या है, इज इक्वल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। कौन सा शब्द, बेटर शब्द है, इसके सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, जैसे ट्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखा था, वैसे ही हम बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय कैसे बनाएंगे, BETTER, बेटर यही होता है। फिर से हम सेट लिखेंगे, सबसे पहले बी लिखा, फिर ई लिखा, फिर टी। टी देखिए 2 बार नहीं लिखना आपको, ई भी 2 बार नहीं लिखना, सब चीज एक बार लिखेंगे। तो ये आपके सामने सेट आ गया बच्चों। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करते जाने हैं बच्चों, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, ये उसका उल्टा है, पिछले जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसका बिल्कुल अपोजिट है बच्चों। ठीक है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट कैसे है, यहाँ पे हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो ये रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, आपको इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ये भी हमने किया था कि इनको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले पार्ट को आप ध्यान से समझ ले, बाकी काम आपका खुद ब खुद होते चले जाएगा। तो फोर्थ का पहला पार्ट अगर समझ लेंगे अच्छे से तो बाकी सभी पार्ट आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, बल्कि हम साथ साथ करेंगे। तो पहला पार्ट कहता है कि इसके एलिमेंट क्या है सेट के, ये देखिए आप 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 में कोई कनेक्शन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या है ये? संख्या 3 के मुझे प्रथम 4 गुणज दिख रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो प्रथम 4 गुणज दिख रहे हैं मुझे संख्या 3 के। तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसे? इसी तरह से लिखते हैं हम समुच्चय निर्माण फॉर्म। x इज सच दैट x क्या है? संख्या 3 के, संख्या 3 के प्रथम, संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज ठीक है बच्चों, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और दर्शा सकते हैं, एक तरीके से और दिखा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ही या फिर समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखिए, मैं बिल्कुल यही चीज लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा बदल के। इसको हम लिखेंगे x इज सच दैट x, ठीक है, x इज सच दैट x किसके बराबर है? 3 इंटू n, 3 को मैंने n से गुना कर दिया। अब यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा बच्चों कि n क्या चीज है, ठीक है। तो n मैं एक तो बता दूं, n क्या है? n बिलोंग्स टू n। ये क्या चीज हुई? ये क्या हुआ? ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों नेचुरल नंबर को। किसको? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। तो मैंने सबसे पहले तो बोल दिया कि n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, ये n जो यहाँ पे लिखा है। और क्या मैं बोल सकता हूं? और मैं बोल सकता हूं बच्चों कि जहां पे n क्या है? n 4 से छोटा या उसके बराबर है और 1 से बड़ा या उसके बराबर है, ये मैं लिख सकता हूं। तो इसको बच्चों इस प्रकार से भी हम दर्शा सकते हैं। ये भी क्या हो गया? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए आपके सामने ये पहला पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि बाकी सारे पार्ट्स आप कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि बाकी सारे पार्ट्स आप करें, नहीं तो हम अगले लेक्चर में बाकी पार्ट्स भी। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे वो एक बारी दोबारा प्रैक्टिस करना तो बनता ही है आपका। तो दोबारा प्रैक्टिस जरूर करें आप, तभी आपको खुद क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।